में आया आप लोगों को? एविडेंस एक्ट या कोई भी लॉ जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना, उसको अपनी डे टू डे लाइफ में आप अप्लाई करना शुरू करो। जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई करना शुरू करते हो ना, तो फिर आप उसको बेटर तरीके से समझते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एविडेंस मतलब क्या होता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। तो इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना आपके बेयर एक्ट में, दिस इज अ बेयर लैंग्वेज। So sometimes it seems quite technical also that how to understand a particular term. लेकिन क्या होता है कि जब आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हो, तो फिर आपको सब कुछ समझ में आता है कि फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, रेलेवेंट फैक्ट क्या है। जैसे फॉर द सेक ऑफ द एग्जांपल, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ आप लोगों को। कई बार जब आप लोग एग्जाम देने आते हो तो आपने बोला कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने कहा कि क्या नाम है आपका, तो आपने अपना एक नाम बताया। मैंने कहा मैं तो मानती नहीं भाई, तुम्हारा नाम है। अब अगर आपके नाम पे और आपकी आइडेंटिटी पे, मतलब जो नाम आप बता रहे हो आप वही हो, तो फिर इसमें कोई इशू है ही नहीं है। देन दिस इज अ फैक्ट कि जो आप नाम बता रहे हो आप वही हो। बट ये फैक्ट इन इशू कब हो जाएगा, जब आपने बोला मेरा नाम ये है और मैंने कहा नहीं, ये नहीं है तुम्हारा नाम, ये किसी और का नाम है, तुम किसी और की जगह आए हुए हो। तो अब फैक्ट इन इशू क्या हो गया कि जो नाम आप बता रहे हो आप वही हो कि कोई और हो। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि नहीं, आप मेरा ना आई कार्ड देख लो, मेरे आई कार्ड पे मेरी फोटो लगी है, और आई कार्ड को देख करके आप मेरा आधार कार्ड देख लो, मेरा मैच हो रहा है, मेरा नाम यही है, और इससे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। अब क्या हुआ, जो आपका आधार कार्ड है ना, या जो आपका आई कार्ड है कॉलेज का, वो आपका एविडेंस हो गया। एविडेंस किस चीज के लिए दिया आपने, एविडेंस आपने दिया इस फैक्ट इन इशू को अपने फेवर में। फैक्ट इन इशू क्या था कि आप ये हो कि नहीं हो, इस फैक्ट इन इशू को अपने फेवर में प्रूव करने के लिए कि एक्चुअली हम यही हैं। तो ये इसका मतलब क्या होता है ना कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में जब भी किसी इशू को डील करते हैं, जैसे आपने मान लीजिए बोल दिया, आपने रेड लाइट ही क्रॉस कर दी है ना, और आपने बोला कि नहीं, जब मैंने क्रॉस करी थी ना तो लाइट पूरी रेड नहीं थी, ये येलो थी। हालांकि उसमें आपको पता है कि जो हम लॉ लगाते हैं ट्रैफिक रूल्स में, उसमें क्या होता है, उसमें आपका कोई आर्ग्यूमेंट माना नहीं जाता, क्योंकि आपके ऊपर जो चीज एलिज कर दिया जाता है वो मान लिया जाता है कि वही है। उन्होंने बोल दिया कि आपने रेड लाइट क्रॉस करी तो आपको भरना ही पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि किन सर्कमस्टेंसेज में कैसे कोई फैक्ट इन इशू में कन्वर्ट हो जाता है, और फैक्ट इन इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप एविडेंसेस से किसी फैक्ट को कैसे स्टैब्लिश करते हो। एंड इन योर डे टू डे लाइफ यू कैन गेट सेवरल सच एग्जाम्पल्स। जब आप इसको यूज करना शुरू कर देते हो ना, तो धीरे धीरे आपको एविडेंस एक्ट या कोई भी लॉ ना बहुत आसान लगने लगता है। जब तक आप उसको सिर्फ किताब और बेयर एक्ट में बांध के चलोगे ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा, उसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतारो। इसीलिए मैंने उस दिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, मैंने आपको लॉजिक यानी न्याय दर्शन के बारे में बताया था। और न्याय दर्शन यानी अगर लॉजिक आप समझ जाते हो ना, तो आप बहुत सारी चीजें अपने आप समझ जाते हो। जैसे फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्पल, अभी कंटेम्प्ररी चल रहा है इसलिए मैं बात कर रही हूँ। उस दिन मैंने आपको बताया था कि न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 चीजें होती हैं, लॉजिक में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे कि आप लॉजिकली कंक्लूड करते हो कि कोई चीज कैसी थी, वो ऐसी है या किसी और तरीके की। यानी जो भी चीज को डिस्प्यूट, जिस भी चीज को लेकर के डिस्प्यूट होता है ना, उसको आप लॉजिकली कंक्लूड करते हो, और इसमें आपका कोई भी फैक्ट आ जाएगा। जैसे अभी आपने देखा, आपका चल रहा है आदि पुरुष को लेकर के बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें डिस्प्यूट कई चीजों को लेकर के है। जैसे उसमें एक डिस्प्यूट है भगवान राम के लुक को लेकर के, क्या उन्होंने जैसे भगवान राम को दिखाया, क्या वो वाकई में वैसे दिखते थे। अब ये क्या है, ये एक फैक्ट इन इशू है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या जैसे दिखाया वैसे दिखते थे क्या। तो अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे जहां पे पहली बार भगवान राम का चरित्र चित्रण किया गया। तो जब आप वाल्मीकि रामायण देखते हो, तो वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि भगवान राम कैसे दिखते थे। तो जब आप प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द पे आओगे ना, तो वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का जो लुक बताया गया ना, उस शब्द में चला गया। फिर उस शब्द से जब आप कंपेयर करोगे कि उन्होंने बताया कि वो ऐसे दिखते थे,
उनकी भुजाएं ऐसी थी, उनकी आंखें ऐसी थी, उनका मुंह ऐसा था, उनके बाल ऐसे थे। उसको जब आपने कंपेयर किया कि ये जो आपका आदि पुरुष में भगवान राम है तो क्या फिट बैठते हैं क्या, तो यहाँ पे आपने दो चीजें लॉजिक में लगाई। पहली चीज आपने क्या लगाई, शब्द, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट में कैसा लिखा गया था। दूसरा आपने क्या लगाया, आपने लगाया उपमान, जहां पे आपने कंपेयर किया कि ओरिजिनल टेक्स्ट ऐसा करता है, यहाँ पे इन्होंने ऐसा दिखाया, और ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। अदरवाइज मान लीजिए कि किसी ने फिल्म मेकर पे कहा कि राम को आपने, भगवान राम को ऐसे कैसे दिखाया, वो तो ऐसे दिखते नहीं है, और उसने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है कि ऐसे नहीं दिखते, तो यहाँ पे प्रमाण क्या हो गया, वो शब्द प्रमाण हो गया जो कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। फिर ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो चीजों का, इसलिए लॉजिक के बिना लॉ नहीं होता। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लॉजिक पढ़ाते नहीं, बट लॉजिक इज समथिंग विच इज वेरी वेरी रेलिवेंट। तो यहाँ आपने किन चीजों का इस्तेमाल किया, शब्द का इस्तेमाल किया और उपमान यानी तुलना का इस्तेमाल किया, और इससे जाकर के आपने स्टैब्लिश किया कि भगवान राम जैसे थे वैसा इसमें नहीं दिखाया गया, या जिस तरीके के डायलॉग्स उसमें दिखाए गए वैसे वाल्मीकि रामायण में नहीं थे। और वाल्मीकि ऋषि जिस समय थे उसी काल में रामायण हुई थी, इसलिए उनका टेक्स्ट ऑथेंटिक है। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है कि आप किसी फैक्ट को जो कि एक डिस्प्यूट में कन्वर्ट हुआ है उसको आप कैसे प्रूव या डिस्प्रूव करोगे। तो इस तरीके से आप अपनी डे टू डे लाइफ में जब लॉ को लॉजिक पे लेकर के आते हो तब आपको एविडेंस एक्चुअल में समझ में आता है। ये धीरे धीरे आपको समझ में भी आ जाएगा। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत करता है, थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको पढ़ते जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कैसे काम करता है। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन क्लॉज देखे थे, एंड आई थिंक हम लोगों ने एविडेंस, डॉक्यूमेंट, रेलेवेंट फैक्ट, इन सब की डेफिनेशन देख ली थी। ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार टेक्निकल ये कुछ नहीं है, पर इसको थोड़ा ढंग से समझोगे तो आपको धीरे। मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आपसे ये पूछा था कि रेलेवेंट फैक्ट इज रेलेवेंट, बट इन द इंडियन एविडेंस एक्ट रेलेवेंसी इज डिफाइंड अंडर विद इन अ पर्टिकुलर सेक्शंस। तो 6 से 55 तक जो फैक्ट दिए गए हैं वो बेसिकली रेलेवेंट फैक्ट माने जाते हैं। अब क्या रेलेवेंट फैक्ट और एडमिसिबिलिटी में कोई इशू होता है क्या? सारे रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल होते हैं क्या? या कुछ फैक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो एडमिसिबल तो होते हैं लेकिन रेलेवेंट नहीं होते। अब ये क्या है ना, जो मैं आपको बार बार टर्म यूज कर रही हूँ ये आपको कंफ्यूज करता है, इससे आपको कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा आप समझ लोगे जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हो ना तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअल में रेलेवेंट है, नहीं रेलेवेंट है, लॉजिकली रेलेवेंट है, लीगली रेलेवेंट है, क्या कह क्या रहे हैं ये। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि क्या होता है कि नॉर्मली जो भी लॉजिकली रेलेवेंट, जो भी लीगली रेलेवेंट फैक्ट होता है वो लॉजिकली भी रेलेवेंट होता है। जो लीगली रेलेवेंट होगा वो लॉजिकली भी रेलेवेंट होता है या लॉजिकली भी रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। रेलेवेंट का मतलब ये होता है कि वो इंडिपेंडेंटली हो सकता है, कोई चीज अपने आप में स्टैब्लिश ना करता हो, लेकिन जैसे ही वो किसी के साथ मिल जाता है ना वो एक फैक्ट को स्टैब्लिश करने की स्थिति में आ जाता है, इसलिए वो रेलेवेंट है। जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा है, ये रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हम अपने दिन भर में 50 लोगों को दौड़ते हुए देखते हैं, लेकिन जहां से वो दौड़ता हुआ भागा वहां पे किसी का मर्डर हो गया, अब उसका भागना जो है वो रेलेवेंट हो गया। तो कब कौन सा फैक्ट रेलेवेंट होता है? पर क्या वो भाग रहा था, क्राइम जहां से हुआ उस डायरेक्शन से आता हुआ, ये क्या उसके गिल्ट को स्टैब्लिश कर सकता है? इंडिपेंडेंटली ये उसकी गिल्ट को स्टैब्लिश करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये फैक्ट रेलेवेंट है, और इसलिए जब इस केस में इन्वेस्टिगेशन होगा ना तो उसको जब भी पकड़ा जाएगा तो पहला सवाल क्या पूछा जाएगा कि तुम क्यों भाग रहे थे। दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर, मैंने एविडेंस एक्ट में हमेशा आपको एक चीज बताई है और मैंने ये लॉ में भी बताई है, सिर्फ एविडेंस एक्ट में नहीं, इन एंटायर लॉ, इन ऑल द लॉज वन थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड दैट कोई भी प्रोविजन है तो क्यों है। जब तक आप क्यों पे नहीं आते हो तब तक आपको लॉ कभी भी समझ में नहीं आएगा। वो क्यों जो होता है वही बेसिकली उसका फंडामेंटल जुरिस्प्रूडेंस होता है कि क्यों है, और बिना क्यों के कोई चीज होती नहीं। क्यों एक क्वेस्ट है, एक क्वेश्चन मार्क है, और इसके आंसर पे ही एक लेजिस्लेशन का एग्जिस्टेंस, उसका पर्पस, उसका रीजन
सब कुछ डिपेंड करता है। एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल्सो। तो इसमें कुछ कुछ चीजें आप समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये बहुत प्लेन एंड सिंपल है और इसको मैं बहुत सारे एग्जांपल दे करके आपको समझाऊंगी। जैसे बात आई है रेलेवेंसी की, तो रेलेवेंसी जो होती है, रेलेवेंसी फंडामेंटली जो है वो दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी जिसको कहते हैं लॉजिकल रेलेवेंसी, और दूसरी होती है आपकी लीगल रेलेवेंसी। तो रेलेवेंसी का मतलब तो आपको मैंने बताया कि आप अपने अलग अलग करके उस एक फैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब किसी दूसरे के साथ हो जाकर के मिल जाता है ना, तो फिर उसका एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट किसी भी केस के लिए बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि वॉट एवर इज लॉजिकली रेलेवेंट, लॉजिकली जो चीज रेलेवेंट है दैट इज नॉट नेसेसरली लीगली रेलेवेंट ऑल्सो। ठीक है ना, जो चीज लॉजिकली रेलेवेंट है वो लीगली रेलेवेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। लीगल रेलेवेंसी मींस व्हाट इज लीगली एडमिसिबल इन एविडेंस एक्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सेक्शन 6 to 55। रेलेवेंसी कहाँ दी गई, 6 से 55 तक दी गई है। तो ये क्या कह रहे हैं, लीगल रेलेवेंसी मींस क्या होती है, लीगली एडमिसिबल फैक्ट जो रेलेवेंसी में कहाँ पे दिए गए हैं, 6 से 55 में दिए गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन से मैं इसको समझाती हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये याद रखना कि नॉर्मली व्हाट इज लीगली रेलेवेंट नॉट नेसेसरली लॉजिकली रेलेवेंट ऑल्सो। और ये भी हो सकता है कि जो लॉजिकली रेलेवेंट है वो लीगली रेलेवेंट ना हो। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इसको एक एग्जाम्पल से आप समझो। जैसे आपने देखा, अभी आपने पढ़ा नहीं है, आगे आप पढ़ोगे। इसमें क्या है कि मान लो एक व्यक्ति के ऊपर ये एक्यूजेशन है कि उसने एक का मर्डर करके चाकू को फलाना जगह जो है वो छिपा दिया, और उसने इस फैक्ट को एडमिट किया। मतलब वो एक्यूज था, उसको पुलिस ने पकड़ा और उसने इस चीज को कन्फेस किया कि हाँ मैंने मारा और मार करके मैंने यहाँ पे छुपाया है, आप मेरे साथ चलो, हम उसकी रिकवरी कराते हैं। पुलिस उसको लेके गई और पुलिस ने उसी जगह से हथियार को रिकवर कर दिया। क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि क्रिमिनल लॉ में अगर कोई क्राइम होता है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो होता है वेपन कहाँ था, वेपन कहाँ है जिससे उसको मारा गया। इसलिए आपने देखा कि नदी से लेकर समुद्र तक वो खंगाल डालते हैं कि कहाँ पे फेंका है, कहीं पे मारा है, कहाँ पे फेंका है, जमीन में गाड़ दिया है, कैसे डिस्पोज ऑफ किया उसको। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अब क्या है, मान लीजिए किसी को पिस्टल का इस्तेमाल करके मारा गया, ठीक है। अब पिस्टल की रिकवरी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेड बॉडी में गोली लगी है तो पता है कि इसको गोली से मारा गया है, मारा किसने। अब मान लो कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करके ए को पकड़ा। ए को पकड़ने के बाद ए ने क्या किया, ए ने कबूला कि हाँ मैंने मारा है और मेरे साथ चलो, मैं फलाना जगह से आपको वेपन की रिकवरी कराता हूँ। पुलिस उसको लेके गई, पुलिस ने वहां से जाकर के वेपन की रिकवरी कर ली। अब नॉर्मल इन्फरेंस आपको क्या निकला कि वहां पे बंदूक छिपी है, ये सिर्फ इसी को मालूम हो सकता है जिसने कि मर्डर किया हो। एंड इफ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ए द पुलिस इज गोइंग टू रिकवर आर्म फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, देन द इन्फरेंस इज ए इज अ मर्डरर। तो लॉजिक आपने क्या लगाया, लॉजिक आपने ये लगाया कि अच्छा इसने के कहने पे यहां से निकला है ना, इसका मतलब इसी ने मारा है। लेकिन जब आप लॉ पे आते हो तो लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि रिकवरी तो रेलेवेंट है लेकिन उसका कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉजिक आपने क्या निकाला कि उसके स्टेटमेंट पे रिकवरी हुई इसलिए ये मर्डरर है। लेकिन लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि नहीं, रिकवरी हुई वो तो ठीक है लेकिन उसका एक कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है कि इसी ने मारा है। इसको साबित करने के लिए और भी चीजें चाहिए होंगी। तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ, लॉजिकली द फैक्ट इज रेलेवेंट बट लीगली द फैक्ट इज नॉट रेलेवेंट। वो एडमिसिबल नहीं है क्योंकि वो लॉजिकली रेलेवेंट होने के बाद भी वो लीगली रेलेवेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एडमिसिबल नहीं है। तो एक चीज आप याद रखना, जो लीगली रेलेवेंट फैक्ट होगा वो नॉर्मली लॉजिकली रेलेवेंट भी होगा, लेकिन जो लॉजिकली रेलेवेंट है वो लीगली रेलेवेंट हो ये जरूरी नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आई ना, जो लॉजिकली रेलेवेंट है वो लीगली रेलेवेंट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में उसका कन्फेशन के बेसिस पे रिकवरी ये लॉजिकली कहती है कि वही मर्डरर है,
लेकिन लॉ क्या कहता है कि नहीं, रिकवरी तो रेलेवेंट है लेकिन कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है। तो एक फैक्ट ऐसा है जो लॉजिकली तो रेलेवेंट है लेकिन लीगली रेलेवेंट नहीं है। लीगली रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? लीगली रेलेवेंट का मतलब ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक ऑफ अ कॉमन पर्सन और ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक ऑफ द जज, द फैक्ट शुड बी कंसीडर्ड एज रेलेवेंट एंड एडमिसिबल बोथ। इसको रेलेवेंट तो मानते हैं लेकिन हम इसको एडमिसिबल नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे लीगल रेलेवेंसी का मतलब क्या होता है कि जिस चीज को आपको जो चीज आपको लॉजिकली रेलेवेंट लग रही है उसको लॉ भी लीगली रेलेवेंट मानता हो, ऐसा हर जगह लेकिन नहीं होता है। इसीलिए आप याद रखना, जब आप रेलेवेंसी पढ़ते हो तो रेलेवेंसी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक लॉजिकल रेलेवेंसी होती है और लीगल रेलेवेंसी होती है। इंपॉर्टेंट जो है वो लीगल रेलेवेंसी होती है क्योंकि वही एडमिसिबल होती है। तो लीगली जो आपके लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट होंगे ना, है ये जरूरी नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो लीगली रेलेवेंट फैक्ट होंगे, इसलिए वो लॉजिक लोग को लगेगा, तो नहीं तो फिर भूलोगे तो दिक्कत है। लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी में एक चीज याद रखना कि दे आर नॉट सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नॉट synonyms of each other. Admissibility means receivability in an evidence. All legally relevant facts are not admissible in evidence act. All legally relevant facts are not admissible also. इसको भी याद रखना है। पहले मैंने आपको क्या बताया कि लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट लीगली रेलेवेंट नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट जो है वो लीगली भी रेलेवेंट हो। दूसरा मैंने आपको बताया कि एडमिसिबिलिटी और लीगल रेलेवेंसी में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो लीगली तो रेलेवेंट होते हैं लेकिन फिर भी वो एडमिसिबल नहीं होते हैं। जैसे, इसको ध्यान से समझना, जैसे आपके पास एक क्या बोलते हैं, हस्बैंड और वाइफ का केस आया या एक क्लाइंट और एडवोकेट का केस आया, जिसमें क्लाइंट ने जा करके अपने एडवोकेट को बताया कि ये जो क्राइम है ना, ये मेरे हाथ से हुआ है, ये जो क्राइम है ये मेरे हाथ से हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्लाइंट ने जो चीज अपने एडवोकेट को बताई, क्या एडवोकेट कोर्ट में जाकर के चीज बता सकता है क्या कि इसने हमारे सामने ये चीज कन्फेस करी थी? तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि क्लाइंट अगर कुछ भी एडवोकेट को बताएगा तो एडवोकेट का जो स्टेटमेंट होगा वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एडमिसिबिलिटी की अगर आप बात देख रहे हो ना, तो यहाँ पे क्लाइंट का जो स्टेटमेंट एडवोकेट को दिया गया है, अगर एडवोकेट उस स्टेटमेंट को देना चाहे तो वो स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। तो लॉजिकल रेलेवेंसी और आपकी जो एडमिसिबिलिटी है या जो लीगल रेलेवेंसी है, उसमें कुछ चीजों को आप बहुत क्लियर तरीके से समझ लेना कि सारे के सारे जो लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट होते हैं वो लीगली रेलेवेंट नहीं होते हैं, और सारे के सारे जो लीगली रेलेवेंट फैक्ट होते हैं वो एडमिसिबल हो ये भी जरूरी नहीं है। जैसे आप बाद में देखोगे जब प्रिविलेज कम्युनिकेशन में हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत सारे कम्युनिकेशंस होते हैं, जो कि अगर वाइफ कोर्ट के सामने कहना चाहे या हस्बैंड कोर्ट के सामने अपनी वाइफ के अगेंस्ट में कहना चाहे, तो ये जानते हुए भी कि वो सही बोल रहा है, कोर्ट उसको एडमिसिबल नहीं मानता है। तो ये कुछ प्रिविलेज कम्युनिकेशंस होते हैं जो आपके हस्बैंड और वाइफ या क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में होते हैं, जो कि रेलेवेंट तो लगते हैं लेकिन वो एडमिसिबल नहीं होते हैं। तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि लीगल रेलेवेंसी एक चीज है, लॉजिकल रेलेवेंसी एक चीज है। सारे लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट लीगली रेलेवेंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे लीगली रेलेवेंट फैक्ट लॉजिकली रेलेवेंट होते हैं। और दूसरी बात आप ये याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि जो फैक्ट आपको रेलेवेंट लग रहा है वो हमेशा एडमिसिबल हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो लीगली रेलेवेंट होते हैं। ऐसे कम्युनिकेशन
बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड एडवोकेट एंड क्लाइंट वो लीगली रेलेवेंट होने के बावजूद भी एडमिसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कई कई जगहों पे आपका एविडेंस एक्ट बार लगाता है, यानी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, और ये कहता है कि ये फैक्ट जो है वो एडमिसिबल नहीं माना जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजन, जिसको कि हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेलेवेंसी के केस में आप एक चीज याद रखिएगा कि रेलेवेंसी आपकी जो इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिस्क्राइब है वो फ्रॉम सेक्शन 6 टू सेक्शन 55 प्रिस्क्राइब्ड है। 6 से 55 तक जो भी फैक्ट दिए गए हैं वो रेलेवेंट फैक्ट माने जाते हैं। रेलेवेंट फैक्ट्स को नॉर्मली एडमिसिबल होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तो क्या 6 से 55 के बियॉन्ड जो फैक्ट हैं क्या वो रेलेवेंट नहीं हो सकते हैं। इसमें भी आप एक याद रखिएगा कि कई बार 6 से 55 के बियॉन्ड जो फैक्ट होते हैं वो भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में रेलेवेंट माने जाते हैं। पर अभी मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तक आप सिर्फ इतना याद रखना कि 6 से 55 के बीच में जो भी आपके फैक्ट दिए गए हैं वो रेलेवेंट फैक्ट माने जाते हैं। रेलेवेंसी का मतलब क्या होता है कि इसके बियॉन्ड जो फैक्ट होते हैं, 6 से बियॉन्ड के 55 के बियॉन्ड जो फैक्ट जाते हैं वो रेलेवेंसी के परव्यू में नहीं आते हैं, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कुछ स्थितियों में वो इसके बावजूद भी एडमिसिबल होते हैं। वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस होती हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक कंपैरिजन आता है, क्योंकि हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया था। तो इसमें दो चीज आप याद रखिएगा। रेलेवेंट फैक्ट को जब हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? ब्रिटिश लॉ एंड इंडियन लॉ से। तो इसमें हमें डिफरेंस दिखाई देता है। डिफरेंस कैसे दिखाई देता है? डिफरेंस ऐसे दिखाई देता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट ना एक्सक्लूजन पे चलता है। एक्सक्लूजन का मतलब जो 6 से 55 तक दिया गया है वो रेलेवेंट है, इसके बियॉन्ड जो दिया गया है वो रेलेवेंसी के परव्यू में नहीं आता। लेकिन जो इंडियन जो ब्रिटिश या इंग्लिश एविडेंस एक्ट होता है ना वो लॉजिकल रेलेवेंसी पे चलता है। तो जब आप इंग्लिश का यानी ब्रिटिशर्स का एविडेंस एक्ट देखोगे तो वो चलते हैं कि कोई फैक्ट क्या लॉजिकली रेलेवेंट है कि नहीं है। अगर वो लॉजिकली रेलेवेंट है तो क्या वो जो इशू है उसको डिसाइड करने में, जो फैक्ट इन इशू है उस फैक्ट इन इशू मतलब कंट्रोवर्सी, तो क्या उस फैक्ट इन इशू को डिसाइड करने में वो किसी तरीके की मदद कर सकता है क्या? ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कर सकता है तो फिर ये देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कर सकने के बावजूद उसके ऊपर कोई एक्सक्लूजन लगता हो। जैसे कि हस्बैंड, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट में गवाही दी और उसने बोला कि हाँ उसके हस्बैंड ने ही बी को मारा था और मार करके डेड बॉडी यहाँ छिपाई हुई है। अब ये क्या है ना, ये लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में गवाही दे रही है और उसकी गवाही की बेसिस पे चीजों को रिकवर भी किया गया। लेकिन ये फैक्ट लॉजिकली रेलेवेंट होने के बावजूद भी लीगली ये एडमिसिबल नहीं माना जाता, क्योंकि गवाही वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट में दे रही है, जो कि एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है, और हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट में अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो तब तक एडमिसिबल नहीं माना जाता जब तक वो एक दूसरे के अगेंस्ट में पार्टी ना हो, मतलब डिवोर्स केस जैसे होता है। उसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो फिर वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन का पार्ट माना जाता है और रेलेवेंट होते हुए भी उसको एडमिसिबल नहीं माना जाता। तो ब्रिटिश केस में क्या देखते हैं, पहले क्या कोई फैक्ट लॉजिकली रेलेवेंट है क्या, लॉजिकली रेलेवेंट होने के बाद जो कंट्रोवर्सी है उसको सॉल्व करने में क्या वो लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट हेल्प कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो क्या उसका एक्सक्लूजन का कोई क्लॉज है क्या? मान लो एक्सक्लूजन का कोई क्लॉज नहीं है। अगर एक्सक्लूजन का कोई क्लॉज नहीं है तो लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट आपका लीगली रेलेवेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो पहले लॉजिक से शुरू हुआ उसको लीगल सैंक्शन भी मिल गई, इसलिए लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट अब लीगली रेलेवेंट फैक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि जो लीगली रेलेवेंट फैक्ट है उसकी जो एडमिसिबिलिटी होती है वो एविडेंस एक्ट में होती है। यानी कोई फैक्ट अगर लॉजिकली रेलेवेंट है तो नेसेसरली, नॉट नेसेसरली कि दैट इज लीगली रेलेवेंट ऑल्सो, और अगर लीगली रेलेवेंट नहीं है तो एडमिसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा कि जो आपका इंग्लिश लॉ है ना वो एक्सक्लूजन पे चलता है, यानी सब कुछ रेलेवेंट होगा कुछ चीजों को छोड़ करके। लेकिन जो इंडियन एविडेंस लॉ है ना वो क्या कहता है, वो कहता है जो 6 से 55 दिया गया है ना बस वही फैक्ट्स जो है रेलेवेंट है, उसके बियॉन्ड जो भी चीज जा रही है वो रेलेवेंसी के परव्यू में नहीं आती है। तो इसका मतलब
वहां पे लॉजिकल रेलेवेंसी से आप शुरू करते हो। इंडिया में आप क्या करते हो, इंडिया का जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो रेलेवेंट फैक्ट से शुरू होता है जो कि 6 से 55 के बीच में दिया हुआ है। तो 6 से 55 के बीच में अगर कोई भी फैक्ट आता है, एक चीज आप और याद रखिएगा कि 6 से 55 के बीच का मतलब ये नहीं कि दैट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट ओनली अंडर अ पर्टिकुलर सेक्शन। अ पर्टिकुलर फैक्ट कैन बी रेलेवेंट इन मोर देन वन सेक्शंस ऑल्सो। जैसे हो सकता है कि कोई एक चीज है, कोई एक फैक्ट है जो सेक्शन 6 में भी रेलेवेंट हो, 7 में भी रेलेवेंट हो और 8 में भी रेलेवेंट हो। तो इसमें ऐसा कोई नेसेसरी रूल नहीं है कि एक फैक्ट एक ही सेक्शन में रेलेवेंट होगा, लेकिन जब वो रेलेवेंसी में आप उसको कवर करोगे तो 6 से 55 के बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर वो 6 से 55 के बीच में आता है तो वो लीगली रेलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में भी आएगा और फिर वो नॉर्मली एडमिसिबल भी होता है। तो इसीलिए आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि कोई फैक्ट लीगली, यानी 6 से 55 के बियॉन्ड का स्कोप खत्म है। और वहां पे इंग्लिश लॉ में क्या है, इंग्लिश लॉ में वो देखते हैं कि वो लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट जो है किसी कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने में कितना हेल्पफुल, यानी उनका जो परव्यू है ना वो ज्यादा ब्रॉड है। हमारा जो परव्यू है एविडेंस एक्ट का वो बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है, क्योंकि आपको ये प्रूव करने के लिए कि कोर्ट इस फैक्ट पे रिलाई करे, आपको रेलेवेंसी के किसी न किसी क्लॉज में ला करके उसको कवर करना पड़ेगा कि 6 में कवर है, 7 में, 8 में, 9, 10, 11 ये कहाँ पे कवर है। जब आप उसको प्रूव कर देते हो ना कि यहाँ पे जाकर के कवर होगा, तब जाकर के, यानी जब आप उसकी रेलेवेंसी को एस्टैब्लिश कर देते हो तब जाकर के उसकी एडमिसिबिलिटी भी एस्टैब्लिश होती है। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि कोर्ट क्या करती है, कोर्ट रेलेवेंट फैक्ट्स की बेसिस पे किसी केस के फैक्ट्स इन इशू के बारे में कोई कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करती है। कंक्लूजन ड्रॉ करने का मतलब है कि ये फैक्ट इन इशू है, तो इस फैक्ट इन इशू का अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये डिसाइड करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट्स की हेल्प जो है वो ली जाती है। तो इसमें रेलेवेंसी और आपकी जो एडमिसिबिलिटी है ना, ये सिनोनिम्स की तरह नॉर्मली जो है वो यूज होती हैं, बट इन सर्टेन फैक्ट्स, इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस दोनों में कुछ डिफरेंस भी होता है। और ये जरूरी नहीं होता है कि हर रेलेवेंट फैक्ट जो मैंने आपको लीगल और लॉजिकल के बारे में बताया उसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो बस आप अभी के लिए इतना याद रखिए कि जो 6 से 55 तक के फैक्ट होते हैं वो रेलेवेंट फैक्ट में आते हैं। बाद में इसमें कैसे कैसे एक्सेप्शंस आते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, अदरवाइज आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो 6 से 55 का जो फैक्ट है वो आपका रेलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में आता है। तो रेलेवेंट फैक्ट आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो सबसे पहले रेलेवेंट फैक्ट की एडमिसिबिलिटी पे ही बिलीव करता है। और ये माना जाता है कि 6 से 55 तक जो फैक्ट दिए गए जो रेलेवेंट की कैटेगरी में आते हैं वही कहीं ना कहीं एडमिसिबिलिटी की कैटेगरी में भी आते हैं। तो इसीलिए 6 से 55 में आपका एडमिसिबिलिटी को भी जो है वो डिफाइन किया गया है। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस में क्या क्या चीजें आती हैं। दूसरा, इसमें जब आप सेक्शन 3 पढ़ते हो तो जहां पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसमें 3 चीजें हैं, प्रूव्ड है, डिसप्रूव्ड है और नॉट प्रूव्ड है। प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, इसको साबित होना, ठीक है ना, कोई चीज साबित हो गई, प्रूव्ड। तो प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट। जो उसके सामने फैक्ट आए हैं उसको देखने के बाद, मतलब कोर्ट के सामने जो मैटर आया है उसके बाद जो फैक्ट्स की एविडेंसेस की एनालिसिस करेगी, तो उसको देखने के बाद कोर्ट किस कंक्लूजन पे पहुंच रही है, कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंच रही है कि ये फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। और दूसरा क्या कह रहा है, और कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। कोर्ट ये क्या करती है कि अपने उसके सामने जो सबूत लाए गए उसकी बेसिस पे मान लेती है कि फैक्ट साबित हो गया, या फिर कोर्ट को क्या लगता है कि हम ही नहीं, कोई भी एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन जो होगा ना वो इस सेम सर्कमस्टेंसेज में इसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा जिस कंक्लूजन पे कोर्ट पहुंचा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपका सामान चोरी हो गया, सामान चोरी हुआ, आपने जीआरपी को फोन किया, जीआरपी आई, जीआरपी ने उसी में से उसी ट्रेन में से किसी और के बैग से आपका सामान बरामद किया। तो अब जब बरामद किया तो अब पुलिस ने क्या दिखाया कोर्ट को कि ए का सामान जो गायब हुआ था ना बी के अटैची से निकला।
अब इसमें क्या है, ए के मिसिंग गुड्स की रिकवरी बी के अटैची से हुई है, तो जो मैजिस्ट्रेट होगा वो क्या सोचेगा, इसका मतलब क्या है कि बी ने ही ए का सामान चुराया है। ठीक है, नॉर्मल जो पर्सन होगा, जो एक लॉजिक नॉर्मल प्रूडेंस का आदमी है, वो भी सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में क्या सोचेगा, एक्स वाई जेड दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा वो यही सोचेगा कि इसी ने चुराया है सामान, इसीलिए इसके बक्से से दूसरे का सामान जो है वो बॉक्स से या अटैची से दूसरे का सामान निकला है। तो ये एक नॉर्मल परसेप्शन है। अगर अदरवाइज ये साबित नहीं कर पाता, अदरवाइज साबित करने का मतलब क्या होता है, मान लो बी ने साबित किया कि उसकी अटैची में सामान, जैसे आप मूवीज में देखते हो ना, वो किसी और ने रख दिया था, अगर वो साबित नहीं कर पाता तो नॉर्मली ये प्रूव हो जाएगा कि बी ने ही ए का सामान चुराया है। तो प्रूव्ड होने का मतलब क्या होता है कि एक लॉजिकली कोई भी सामान्य प्रूडेंस का व्यक्ति और जज उस सर्कमस्टेंसेज में उन एविडेंसेस को देख करके उसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा जिस कंक्लूजन पे मैजिस्ट्रेट पहुंच रहा है। और जब कोई डाउट नहीं रह जाता है, और डाउट न रहने के साथ साथ जो मैजिस्ट्रेट है उसको इस वो जो है एविडेंस लॉ की बेसिस पे कन्विंस हो जाता है कि हाँ ये व्यक्ति है, यही क्रिमिनल है, या ये इसने क्राइम नहीं किया, दोनों में से जो भी चीज है, तब वो चीज प्रूव हो जाती है। तो प्रूव का मतलब होता है साबित होना। साबित होने का मतलब होता है सिर्फ जज की नजर में साबित ना होना, बल्कि कोई भी नॉर्मल प्रूडेंट व्यक्ति जो होगा वो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में इसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि वो चीज साबित हो चुकी है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बियॉन्ड डाउट का कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपके प्रूव्ड की कैटेगरी में आता है। डिसप्रूव्ड, डिसप्रूव्ड का मतलब होता है कि साबित ना होना। A fact is said to be disproved when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. जो चीज आपकी प्रूव्ड में दी गई है वही डिस्प्रूव्ड में दी गई है। अंतर सिर्फ ये है कि पहले में साबित बोल रहा है और दूसरे में वो ना साबित बोल रहा है। जैसे मान लीजिए आपका जैसे प्ली ऑफ एलिबाई होता है। प्ली ऑफ एलिबाई मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर एलिगेशन है कि उसने फलाने के अगेंस्ट में कोई क्राइम किया, और जिस टाइम का मैटर रिपोर्टेड है ना, उस टाइम पे उसकी प्रेजेंस ऑन रिकॉर्ड, या मान लीजिए कोई कैमरा लगा हुआ है जहाँ पे उसका वीडियो फुटेज दिख रहा है कि उस समय पे तो कहीं और प्रेजेंट था। जैसे एक केस मेरे पास आया था, उस केस में इशू क्या था कि जो एक्यूज्ड की लोकेशन है ना वो झांसी दिखा रहे हैं किस दिन की, जिस दिन क्राइम हुआ था, जबकि एक्चुअल में वो उसी दिन उस समय दिल्ली में प्रेजेंट था। तो अगर वो दिल्ली में, मतलब मैं फोन के लोकेशन की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि फोन तो इधर से उधर मूव कर सकता है। और जैसे अभी आपने जो एंटीलिया का केस देखा था, जो मैंने आपको बताया था, उसमें आपने देखा कि जो सचिन वाजे थे, जो कि मेन क्रिमिनल था, वो उसने क्या किया, वो अपना फोन पुलिस स्टेशन में रख के गया था और अपने वो जो क्या नाम था उसका, जो मर्डर किया था जिसका, उसको जो है मार करके समुद्र में डाला था। फोन की लोकेशन ऑफिस में दिख रही है लेकिन व्यक्ति की लोकेशन कहीं और दिख रही है। तो यहाँ पे अब तो ये प्रूव हो गया है कि फोन की लोकेशन का लोग मिसयूज करते हैं, लेकिन जहाँ पे उसकी वीडियो फुटेज दिख रही है, वो दिख रहा है कि यहाँ पे काम कर रहा था, कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे था, वहां पे सिद्ध हो जाता है कि दूसरी जगह वो हो ही नहीं सकता था, यानी सीन ऑफ क्राइम पे वो हो ही नहीं सकता था। तो न केवल जज यानी मैजिस्ट्रेट, बल्कि कोई भी नॉर्मल प्रूडेंट व्यक्ति भी यही बिलीव करेगा कि नहीं, ये तो यहाँ हो ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं डिस्प्रूव्ड। यहाँ पे फैक्ट इन इशू, मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें फैक्ट इन इशू क्या है। फैक्ट इन इशू एक एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकल, कि ए का मर्डर हुआ और बी जो है मर्डरर है, ठीक है। या जैसे मैंने अभी चोरी की बात बताई, ए का मर्डर हुआ, बी जो है मर्डरर है, बी के पास से वेपन मिला, बी की लोकेशन वहां से मिली, बी के विटनेस भी 4 मिल गया जो कह रहे हैं हाँ हमने इसको देखा, तो ये साबित हो गया कि बी ने ए को मारा है, ठीक है, ये प्रूव्ड है। डिस्प्रूव्ड का मतलब क्या होता है कि ए का मर्डर हुआ, बी के ऊपर एक्यूजेशन है कि बी ने मारा, लेकिन जिस टाइम और डेट पे बी को वहां पे प्रेजेंस दिखा रहे हैं, एक्चुअल में उस समय वो अपने ऑफिस में प्रेजेंट था और उसका कैमरा है, वीडियो है, या इन आउट का रजिस्टर है, कुछ भी है, होता है आपका डिस्प्रूव्ड। नॉट नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड
when it is a fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved. जैसे आपने देखा ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके किसी को बरी किया जा रहा है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप गिल्टी नहीं हो। इंपॉर्टेंट इशू है कि जो एविडेंसेस है ना वो आपकी गिल्ट को स्टैब्लिश करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ये जो आपका नॉट प्रूव्ड होता है, इसका मतलब होता है जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर जो एक्यूजेशन है वो प्रूव नहीं हो पाया है और ना ही वो पूरे तरीके से डिस्प्रूव हो पाया, वो दोनों के बीच में कहीं है, उसको कहते हैं नॉट प्रूव्ड। जैसे आपने आरुषि तलवार का केस देखा, आरुषि तलवार के जो पेरेंट्स को मर्डर बताया गया, ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पे डिसाइडेड फर्स्ट हैंड केस था। प्रोबेबिलिटी पे कैसे डिसाइड किया गया कि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है, तो ना तो कोई अंदर से बाहर गया ना बाहर से कोई अंदर आया, इसका मतलब जो दो लोग अंदर थे उन्होंने ही मारा है। तो ये प्रोबेबिलिटी भी आपकी रेलेवेंट होती है, इसको मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी सेक्शन 11 में। ये प्रोबेबिलिटी पे डिसाइडेड केस है। लेकिन मान लीजिए इसी तरीके का कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे या इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि पेरेंट्स के अगेंस्ट में कोई और एविडेंस है ही नहीं, ठीक है, और जहां पे बाहर वो नौकर का जो रूम था वहां पे कुछ लोग उस रात को थे और वो ऊपर छत पे गए थे, मतलब किसी भी तरीके से आपने डाउट क्रिएट किया, और डाउट क्या क्रिएट किया कि नहीं पेरेंट्स नहीं, नौकर के रूम में उस दिन जो एक दो लोग और मौजूद थे वो भी मर्डरर हो सकते हैं या मर्डरर हैं। तो इसके लिए आप लोग वो मूवी देखना तलवार, क्योंकि कुछ मूवीज जो है ना काफी आपको सीखने में मदद करती हैं। आप तलवार मूवी देखोगे ना तो उसमें आपको दिखाई देगा कि एक फैक्ट के कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो फिर जब आपने डाउट क्रिएट किया कर दिया कि नहीं पेरेंट्स नहीं, जो नौकर का रूम था ना वहां कुछ और लोग थे और वो भी उन्होंने ही पहले आरुषि को भी मारा और हेमराज को भी मारा, तो हो सकता है वही मर्डरर हो। अब आपने डाउट क्रिएट कर दिया, जब आपने डाउट क्रिएट कर दिया ना तो ये फैक्ट कि माँ बाप मर्डरर हैं कि नहीं है, ये पूरे तरीके से ना तो प्रूव हुआ है ना पूरे तरीके से डिस्प्रूव हुआ है, ये इन बिटवीन है। क्योंकि एविडेंसेस जो है ना तो उनकी स्टैब्लिश गिल्ट को एब्सोल्युटली स्टैब्लिश कर रहे हैं, ना ही उनकी गिल्ट को ये कह रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं कि वो एकदम वो इनोसेंट है। तो जो इन बिटवीन का जो फैक्ट होता है वो नॉट प्रूव्ड की कैटेगरी में आता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जब कोर्ट जो है जजमेंट देती है तो वो कहती है, एक में कहेगी कि हम आपको बाइज्जत बरी कर रहे हैं, इसका मतलब वो नॉट प्रूव्ड है। दूसरे में वो कहती है कि आपको दोषी साबित किया गया, इसका मतलब गिल्ट जो है वो प्रूव्ड है। तीसरे में वो कहते हैं कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके हम बरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो नॉट प्रूव्ड है। तो नॉट प्रूव्ड का मतलब होता है डाउटफुल केस, और डाउटफुल केस के केस में आप याद रखिएगा कि इन द केस ऑफ एनी डाउटफुल केस द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको लगे, या जो सक्सेसफुल एडवोकेट्स होते हैं उनको जब लगता है कि अब वो केस हार रहे हैं तो क्या करते हैं, वो मैजिस्ट्रेट के दिमाग में एक डाउट क्रिएट करते हैं। तो डाउट क्रिएट करने का मतलब होता है आप केस को नॉट प्रूव्ड की कैटेगरी में लेकर के आओ, जहां पे एक्यूज्ड की जो गिल्ट है ना तो प्रूव हो पा रही है और ना ही डिस्प्रूव हो पा रही है। और जब भी आप उसको नॉट प्रूव्ड की कैटेगरी में लेकर के आ जाओगे तो उसका जो बेनिफिट है वो सीधे सीधे एक्यूज्ड को मिलेगा। तो ये होता है आपका प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग सेक्शन 4 लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। सेक्शन 4 जो है आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीजों के बारे में बात करता है। द फर्स्ट थिंग इज मे प्रिज्यूम, द सेकेंड थिंग इज शैल प्रिज्यूम एंड द थर्ड थिंग इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो इसमें एक चीज आप याद रखना, प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है। प्रिजम्पशन का मतलब होता है आप एक इन्फरेंस निकाल रहे हो। इन्फरेंस का मतलब क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में आपने कुछ चीजें प्रिज्यूम कर ली कि ये ऐसी थी या ऐसी हुई होंगी। तो इसमें क्या होता है, जब आपका प्रिजम्पशन है ना, ये बेसिकली 3 तरीके में बटा होता है। प्रिजम्पशन जो होता है ये 3 तरीके से बटा होता है। पहला होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, पहला जो होता है वो होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। दूसरा जो होता है वो होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं मिक्स्ड प्रिजम्पशन। मिक्स्ड प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, ये फैक्ट और लॉ का मिक्सचर होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। तो प्रिजम्पशन के केस में आप एक चीज याद रखिएगा कि प्रिजम्पशन बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो फंडामेंटल होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ।
प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के केस में क्या होगा ना, वो केस के फैक्ट की बेसिस पे जो मैजिस्ट्रेट होगा या जो जज होगा वो कोई चीज प्रिज्यूम करेगा। लेकिन जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है ना, वहां पे जो कोर्ट होती है या जो मैजिस्ट्रेट होता है वो अपने लॉजिक को लगा करके कोई चीज प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे वो नहीं प्रिज्यूम कर रहा है, वहां पे लॉ प्रिज्यूम कर रहा है। तो लॉ प्रिज्यूम करने का मतलब क्या होता है? लॉ प्रिज्यूम करने का मतलब होता है कि जिन्होंने लॉ बनाया उन्होंने सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के लिए कुछ चीजों को प्रिज्यूम कर लिया। कैसे प्रिज्यूम किया? ये प्रिजम्पशन हवा में नहीं होते, इसको भी आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए लड़की की शादी के 7 साल के अंदर अपने हस्बैंड के घर में अगर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ होती है तो ये मर्डर का केस या डाउरी डेथ का केस माना जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 7 साल के अंदर सर्कमस्टेंशियल सर्कमस्टेंसेस में से मान लो 7 साल के अंदर किसी लड़की ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली, ठीक है। अब आत्महत्या कर ली तो इस कंडीशन में क्या होगा? उसने आत्महत्या करी, पहले इशू है कि उसने आत्महत्या करी या उसको मार करके लटकाया गया। दूसरी बात यह है कि उसने आत्महत्या अपनी मर्जी से करी या उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया। तीसरी बात यह है कि अगर आत्महत्या की तो आत्महत्या क्यों करी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 7 साल के अंदर जब भी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में किसी मैरिड लड़की की डेथ उसके ससुराल में होगी तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि डाउरी डेथ का केस है। हम क्यों प्रिज्यूम कर रहे हैं? किस बेसिस पे हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि डाउरी डेथ का केस है? तो इसमें आप एक याद रखना है, जब लॉ प्रिज्यूम करता है ना तो लॉ किसी भी सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर का जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करके वो प्रिज्यूम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि रेप केसेस जो होते हैं उसमें लड़की ने बोला कि इफ देयर इज नो कंसेंट देन द लॉ शैल प्रिज्यूम दैट देयर वाज नो कंसेंट। तो रेप लॉज जो है वो क्यों स्ट्रिंजेंट माने जाते हैं? लड़की ने अगर बोल दिया कि उसकी तरफ से कंसेंट नहीं थी तो लॉ ये प्रिज्यूम कर लेता है कि इसका मतलब कंसेंट नहीं थी। अब अगर मान लो मैजिस्ट्रेट को लग भी रहा है कि नहीं ये कंसेंशुअल था, फिर भी चूंकि लड़की कह रही कि उसकी कंसेंट नहीं थी तो लॉ यही प्रिज्यूम करेगा कि उसकी कंसेंट नहीं थी। तो एक चीज आप याद रखिएगा, जहां पे लॉ प्रिज्यूम करता है ना वहां पे कोर्ट या मैजिस्ट्रेट प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी प्रिजम्पशन की पावर ले ली जाती है। तो जहां पे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वहां पे कोर्ट या मैजिस्ट्रेट प्रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जहां पे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वहां पे जो लॉ प्रिज्यूम कर रहा है उनको वही मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, अनसेटल्ड माइंड की है, शादी हो गई, उसने अपने आप फांसी लगा ली और फांसी लगा करके वो मर गई। अब मैटर आया कोर्ट के सामने। अब मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ससुराल वाले तो सीधे हैं, कहीं ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि उसको कहीं उकसाया है। लड़की ने कभी बताया भी नहीं किसी को कि उसको ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैजिस्ट्रेट को अगर लग भी रहा है ना कि ये डाउरी डेथ का केस नहीं है तो भी वो ये नहीं मान सकता कि डाउरी डेथ का केस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिजम्पशन का राइट जो है वो मैजिस्ट्रेट का नहीं है। लॉ ये प्रिज्यूम कर रहा है कि 7 साल में मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में अगर किसी की डेथ होती हो तो डाउरी डेथ का केस ही माना जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा कि जहां पे लॉ प्रिज्यूम करता है वहां पे मैजिस्ट्रेट को प्रिज्यूम करना अलाउ नहीं है, चाहे उसको गलत लगे चाहे उसको सही लगे, उसको वही मानना पड़ेगा जो लॉ प्रिज्यूम करता है। तो जैसे ही मे प्रिज्यूम से आप शैल प्रिज्यूम में जाओगे, मे प्रिज्यूम का मतलब होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट which can be made by the judge और मैजिस्ट्रेट। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब होता है शैल प्रिज्यूम, और शैल प्रिज्यूम में प्रिज्यूम कौन करता है? प्रिज्यूम जो है वो लॉ करता है। तो जहां पे भी शैल प्रिज्यूम होगा वहां पे जो आपका मैजिस्ट्रेट होगा या जो आपकी कोर्ट होगी वो अपने लॉजिक या अपने थॉट को अप्लाई नहीं कर सकती। जो लॉ कहेगा वो उसी चीज को प्रिज्यूम करेगा। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, प्रिजम्पशन ऑफ आपका लॉ है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो होता है फिर से दो कैटेगरी में बनता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम कहाँ पे है इसमें आप याद रखिएगा, आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के ही रिस्पेक्टिव सेक्शंस में टर्म मे प्रिज्यूम यूज किया गया है। कहाँ पे यूज है? सेक्शन 86, 87, 88, 90, 114, 113A, ये वो जगह हैं जहां पे आपको प्रिजम्पशन के साथ साथ जो प्रीफिक्स मिलेगा वो मिलेगा
मे प्रिज्यूम। तो मे प्रिज्यूम का मतलब है ये वो प्रोविजंस है जहां पे आपका जो कोर्ट होगा ना, वो जो है फैक्ट्स की बेसिस पे कुछ भी प्रिज्यूम कर सकता है। उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं कि उसको यही प्रिज्यूम करना है। वो फैक्ट को देखेगा और फैक्ट की बेसिस पे कुछ भी प्रिज्यूम कर सकता है। कुछ भी प्रिज्यूम करने का मतलब वो ये भी प्रिज्यूम कर सकता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है, और ये भी प्रिज्यूम कर सकता है कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। तो मे प्रिज्यूम में जो होता है, मे प्रिज्यूम में जो आपका कोर्ट होता है उसके पास लॉजिक होता है, और वो अपने एक्सपीरियंस को और अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके ये डिसाइड कर सकता है कि एक्चुअल में ये फैक्ट पे बिलीव किया जाए या इस पे बिलीव ना किया जाए। लेकिन जब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है शैल प्रिज्यूम और एक होता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्यों जरूरी होता है? कॉन्क्लूसिव प्रूफ इसलिए जरूरी होता है ना कि कहीं ना कहीं आपके मैटर का आकर के एंड होना चाहिए। जैसे फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्पल, ए के फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन से बरामद हुए, या जिस वेपन से क्राइम किया गया था उस पे जो है ए का फिंगरप्रिंट मिला। अब ए ये कहे कि नहीं, हम तो फिंगरप्रिंट के साइंस को मानते ही नहीं है, ये मेरा फिंगरप्रिंट नहीं है, और फिंगरप्रिंट के विज्ञान को ही हम चैलेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि फिंगरप्रिंट इज एस्टैब्लिश साइंस। तो जब वो स्टैब्लिश साइंस हो जाएगा ना, तो फिंगरप्रिंट कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। इसी तरीके से डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को लेकर के। या जैसे आपने देखा कि पैटर्निटी के केसेस में जब डीएनए प्रोफाइलिंग कराई जाती है और अगर मैच हो जाता है तो पैटर्निटी का भी वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाता है। तो आप ये याद रखना कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज अ शैल प्रिज्यूम एंड द सेकेंड वन इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ। अब ये शैल प्रिज्यूम शब्द जो है ना, ये भी आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में जगह जगह पे एज सच इस्तेमाल हुआ है। लॉ शैल प्रिज्यूम कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है? फ्रॉम सेक्शन 79 to 85 टर्म यूज्ड इज शैल प्रिज्यूम। 105 में मीन्स 105 में, 111A मीन्स 111A में, 113B में एंड 114A में। इतनी जगहों पे जो शब्द यूज हुआ है वो आपका शैल प्रिज्यूम है। शैल प्रिज्यूम में क्या होता है? शैल प्रिज्यूम में द मैजिस्ट्रेट इज गोइंग टू प्रिज्यूम, द कोर्ट इज गोइंग टू प्रिज्यूम। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि शैल प्रिज्यूम जो होता है वो रिबटेबल होता है। रिबटेबल मतलब क्या होता है? आप अपनी इनोसेंस को साबित कर सकते हैं। तो जब आप कहते हो ना बर्डन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ प्रूफ, शैल प्रिज्यूम का मतलब होता है नाउ द बर्डन इज गोइंग टू बी शिफ्ट। तो एक्यूज्ड में जहां जहां पे आपको क्रिमिनल लॉ में शैल प्रिज्यूम के, एविडेंस एक्ट में शैल प्रिज्यूम के केसेस मिलेंगे, वहां वहां पे आप याद रखिएगा कि बर्डन शिफ्ट हो रहा है। कहाँ किधर से जा रहा है? प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट होकर के एक्यूज के ऊपर जा रहा है। इसीलिए जहां जहां पे शैल प्रिज्यूम होता है उसको स्ट्रिंजेंट प्रोविजन माना जाता है, बिकॉज नाउ द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट टू प्रूव द नॉट टू एस्टैब्लिश द गिल्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन, बट द एक्यूज्ड विल प्रूव हिज इनोसेंस। तो जहां पे शैल प्रिज्यूम होता है वहां पे शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, लेकिन वो रिबटेबल होता है। रिबटेबल का मतलब होता है कि जो एक्यूज्ड है वो उसको रिबट कर सकता है। रिबट करने का मतलब गलत साबित कर सकता है। लेकिन कॉन्क्लूसिव प्रूफ के केस में क्या होता है? कॉन्क्लूसिव प्रूफ कॉन्क्लूसिव होता है। अब आप इसके बाद ये नहीं कह सकते कि हम इसको नहीं मानते, हम इसको फर्दर देखेंगे। तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ कहाँ कहाँ दिया गया है? कॉन्क्लूसिव प्रूफ आपका दिया गया है सेक्शन 41, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113। यहाँ पे आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ टर्म जो है वो यूज किया गया है। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ कहाँ कहाँ पे यूज है। तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ जो है वो इररिबटेबल होता है, यानी 41, 112, 113 में जो भी चीजें दे दी गई ना वो इररिबटेबल है। अपोजिट पार्टी चाहे तो भी इसका रिबटल नहीं कर सकती है। तो मे प्रिज्यूम में आप याद रखिएगा, मे प्रिज्यूम इज लेस स्ट्रिंजेंट। It depends upon the understanding of the magistrate. The magistrate or the court can exercise its logic. लेकिन जो shall presume होता है, shall presume जो है इसमें shifting of burden of proof होता है। तो shall presume is always considered as a stringent clause। और ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में ही जगह जगह दिया हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में एक चीज आप याद रखिएगा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो सोसाइटी का
जो स्ट्रक्चर होता है ना उसकी बेसिस पे बनाया जाता है। जैसे अभी तक आपने देखा कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है डाउरी केसेस में हमेशा इस बात को लेकर के चलता था कि लड़की ने अगर बोल दिया कि डाउरी मांगी गई तो लॉ बिलीव कर लेता था कि डाउरी मांगी गई। बट बाय द पासेज ऑफ टाइम इट वाज रियलाइज्ड दैट देयर आर सेवरल फॉल्स एलिगेशंस आल्सो, देन द कोर्ट हैज गिवन द रूल ऑफ कॉशन। अब उसमें क्या होता है, इमीडिएट अरेस्ट नहीं करते हैं, पहले प्राइमा फेसी केस बनना चाहिए, उसके बाद उसमें अरेस्ट होता है। तो मेरे सिंपल से कहने का मतलब होता है कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट तो केस टू केस डिफर कर सकता है, बट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो सोसाइटी के बिहेवियर के जनरल परसेप्शन को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। जैसे अगर आपके देश में बहुत सारे विमेन लॉज हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी विमेन को डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से ट्रीट करती है। तो आपने लॉ क्या बनाया, विमेन लॉ बनाया। प्रिजम्पशन इसका मतलब किसके फेवर में, प्रिजम्पशन विमेन के फेवर में है कि दे आर वीक और दे आर डिप्राइव्ड और दे आर डिस्क्रिमिनेटेड। तो ये प्रिजम्पशन के कारण ही आपने उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया। तो इसका मतलब अब जो लॉ प्रिज्यूम कर रहा है ना, वो क्या प्रिज्यूम कर रहा है, वो विमेन को ऑलरेडी एक वीकर सेक्शन मान रहा है। और ये कैसे हो रहा है, लॉ क्यों प्रिज्यूम कर रहा है, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तो मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ के केस में एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि मे प्रिज्यूम में मैजिस्ट्रेट या कोर्ट प्रिज्यूम करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल फैक्ट्स, लेकिन शैल प्रिज्यूम के केस में आपका कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कोर्ट नहीं लॉ प्रिज्यूम करता है, और लॉ जैसा कहता है कि मजिस्ट्रेट या जज को जैसा प्रिज्यूम करना चाहिए वो वैसा ही प्रिज्यूम करेंगे, भले ही उनको सही लग रहा हो या उनको गलत लग रहा हो। जैसे उनको लग रहा है कि डाउरी डेथ का केस नहीं है, लेकिन लॉ चूंकि प्रिज्यूम कर रहा है कि डाउरी डेथ का केस है, तो मैजिस्ट्रेट भी यही प्रिज्यूम करेगा कि डाउरी डेथ का ही केस है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन और अमंग may presume, shall presume and conclusive proof। तो इसमें जो है कॉन्क्लूसिव प्रूफ के केस में आप याद रखिएगा कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ के केस में जो पार्टी होती है ना उससे और कोई एविडेंस नहीं मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए कि गैजेट में कोई चीज निकली है, तो गैजेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाता है। तो अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाता है तो कहीं ना कहीं वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ की कैटेगरी में आता है। तो मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि ये जज के ऊपर है कि साबित माने या ना माने, और या फिर उसको साबित करने के लिए और एविडेंसेस की मांग करेगा। शैल प्रिज्यूम में क्या हो सकता है, वो साबित मान लिया जाता है जब तक कि एक्यूज उसको ना साबित नहीं करता। और कॉन्क्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि हमने इसको कॉन्क्लूसिव मान लिया, अब इस एविडेंस को चैलेंज करने के लिए, यानी इस प्रिजम्पशन को चैलेंज करने के लिए हम आपसे और कोई एविडेंस नहीं लेंगे। तो एविडेंस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एविडेंस की बेसिस पे आप फैक्ट्स एंड इश्यूज को स्टैब्लिश करते हो, उनको प्रूव करते हो, डिसप्रूव करते हो या नॉट प्रूव्ड करते हो। तो ये जो तीन चीजें हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कब कहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा ये आपका एविडेंस एक्ट के अंदर ही दिया हुआ है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें याद रखना कि शैल प्रिज्यूम रिबटेबल होता है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ जो होता है वो रिबटेबल नहीं होता है। और मे प्रिज्यूम के केस में मैजिस्ट्रेट बिलीव कर भी सकता है। जैसे मान लीजिए किसी गरीब आदमी को पुलिस पकड़ के ले आई और कही कि इसी के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है, तो प्रिज्यूम कर सकता है कि हाँ इसने चोरी करी क्योंकि सामान इसी के पास से मिला। दूसरा क्या हो सकता है, उसको लगता है कि पुलिस ने इसको ना जबरदस्ती पकड़ा है, तो पुलिस और कह सकती है कि नहीं और सबूत ले और सफिशिएंट नहीं है इसकी गिल्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए कि इसी के पास से चोरी का सामान मिला है। तो दिस इज द डिफरेंस अमंग may presume, shall presume and conclusive proof. So this is all about today's class, and tomorrow we will take up the first case of your syllabus after discussing section 6 of the Indian Evidence Act. उसको कल मैं आपको बताऊंगी। रेलेवेंसी का जो पहला सेक्शन है जिसको कहते हैं रेस जेस्टी, रेस जेस्टी क्या होता है या पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है, कब ये शुरू होता है, कब तक ये चलता है, हम कब मानते हैं कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है या नहीं, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, बताओ। गुड इवनिंग मैम, आदर्श दिस साइड। मैम आई हैव 2 क्वेश्चंस। पहला ये है कि मैम जैसे आजकल